नमस्कार। आज हम दुबई में चल रहे एक बहुत ही गंभीर यात्रा घोटाले पर बात करने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो वहाँ रह रहे हैं या जाने का सोच रहे हैं, खासकर भारत और फिलीपीन से जो लोग जाते हैं। हाँ, और हमें ये जानकारी एक ऐसे व्यक्ति से मिली है जिसने खुद उस तरह की कंपनी में काम किया है और जो कुछ वहाँ देखा उसके बाद उन्होंने तय किया कि ये बातें बाहर आनी चाहिए ताकि दूसरे लोग ना फंसे। सही, क्योंकि उन्होंने बताया कि कैसे लोगों की मेहनत की कमाई इसमें डूब जाती है, परिवार परेशान होते हैं। बिल्कुल, उन्होंने जिक्र किया कि कैसे उन्होंने लोगों को, खासकर फिलिपीनी महिलाओं को, अपनी पूरी सेविंग्स गंवाकर रोते हुए देखा है और उसी से उन्हें लगा कि नहीं, ये बताना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा स्कैम काम कैसे करता है, कैसे फंसाते हैं ये लोग। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये लोगों को इमोशनली भी बहुत तोड़ देता है। देखते हैं इसके स्टेप्स क्या है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? क्या सच में मॉल वगैरह में कोई मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ पब्लिक जगहों से ही शुरू होता है। जैसे दुबई मॉल हो गया या कोई बड़ा इवेंट, कोका कोला एरिना जैसी जगह, या अबू धाबी में कहीं भी। फील्ड टीम का कोई बंदा या बंदी एकदम मुस्कुराते हुए आपके पास आएगा। अच्छा। हाथ में एक कार्ड होगा। हाँ। बोलेंगे कि आप ये फॉर्म भर दीजिए, आपको मुफ्त टिकट या कोई गिफ्ट मिल सकता है। अच्छा। बस नाम, नंबर, ईमेल आईडी जैसी बेसिक जानकारी लेते हैं और लोग दे देते हैं, सोचते हैं इसमें क्या है। हाँ, लगता है कि हानि रहित है, फॉर्म भर दिया। फिर आता है अगला कदम, फोन कॉल। हाँ, अगले दिन कॉल आ जाता है कॉलिंग टीम से, बधाई हो, आपने लकी ड्रॉ जीता है, आप बस हमारे ऑफिस आ जाइए अपना गिफ्ट लेने, सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। सिर्फ 20 मिनट, मतलब जल्दी मचाते हैं। हाँ, वही तो चालाकी है। इतनी जल्दी करते हैं कि आपको सोचने का या गूगल करके उस कंपनी के बारे में पता करने का टाइम ही ना मिले। समझ गया, ताकि कोई शक ना हो। अच्छा, ऑफिस बुला लिया, फिर वहां क्या होता है? कोई खास जगह बताइए सूत्र ने जहां जाने से बचना चाहिए। हाँ, उन्होंने सेंचुरियन स्टार बिल्डिंग का नाम लिया है, सिटी सेंटर डेरा मेट्रो स्टेशन के पास। कहा है कि वहां जाने से बचें। ऑफिस में पहुंचने पर बहुत गर्मजोशी से स्वागत होता है। एक गिफ्ट एग्जीक्यूटिव मिलता है। गिफ्ट एग्जीक्यूटिव? हाँ, नाम के लिए। असल में वो सेल्स टीम का ही मेंबर होता है और फिर वो गिफ्ट की बात छोड़कर ट्रैवल पैकेज बेचना शुरू कर देता है। ओहो, तो गिफ्ट बस एक बहाना था ऑफिस बुलाने का। बिल्कुल। फिर वो आपको ऐसे पैकेज दिखाएंगे जो यकीन करना मुश्किल हो, जैसे यूरोप का ट्रिप सिर्फ 10,000 दिरहम में। 10,000? हाँ, जबकि असली कीमत तो कहीं ज्यादा होगी। हाँ, असली कीमत 30, 40, 50,000 दिरहम तक हो सकती है। और वो कहेंगे कि ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, लिमिटेड टाइम ऑफर। प्रेशर बनाने का तरीका। एकदम। अगर आपने थोड़ी भी दिलचस्पी दिखा दी तो फिर मैनेजर को बुलाया जाता है। अच्छा, सीनियर बंदा। हाँ, वो आकर और दबाव बनाता है, डील पक्की करने की कोशिश करता है। अगर आपके पास पूरे पैसे नहीं है तो भी कहेगा कोई बात नहीं, कम से कम 1,000 दिरहम तो अभी कार्ड से स्वाइप कर दीजिए। मतलब कुछ तो ले ही लेना है। बिल्कुल। और यहीं पर पेमेंट से ठीक पहले वो एक कॉन्ट्रैक्ट सामने रखते हैं। आ गया कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट। हाँ, उसके पीछे की तरफ बहुत छोटे अक्षरों में शर्तें लिखी होती हैं। उसे बस एक फॉर्मेलिटी बताकर जल्दी से साइन करवा लेते हैं, बिना पढ़ने का मौका दिए। हाँ, कहते हैं ये तो बस स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है ना, ये साइकोलॉजी पर बेस्ड है। अर्जेंसी दिखाना, दोस्ती जताना, भारी डिस्काउंट का लालच देना, ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे पहले टाइम शेयर स्कैम होते थे। पर स्रोत का कहना है कि दुबई में ये खास तौर पर बहुत चल रहा है। तो एक बार साइन हो गया, पेमेंट हो गई, फिर खेल खत्म? समझिए, वहीं खेल शुरू होता है विक्टिम के लिए। बाद में जब आप बुकिंग करने की कोशिश करते हैं तो टाल मटोल शुरू हो जाती है। आपकी पसंदीदा तारीखें नहीं मिलेंगी या वो होटल नहीं मिलेगा जिसका वादा किया था। और अगर कोई रिफंड मांगे तो वो नॉन रिफंडेबल कॉन्ट्रैक्ट दिखा देते हैं जिस पर आपने साइन किया था, बारीक अक्षरों वाला। बाप रे, मतलब पैसा क्या पानी में? स्रोत ने कुछ अंदाजा दिया कि कितने लोगों को सच में कुछ मिलता भी है। उनका अंदाजा है कि शायद 100 में से मुश्किल से 30 लोगों को कुछ सर्विस मिल पाती है, और वो भी घटिया क्वालिटी की। मतलब अगर 5 स्टार होटल का वादा था तो शायद 3 या 4 स्टार होटल दे देंगे। बाकी 70% लोगों का पैसा तो समझिए डूब गया। उन्होंने खुद कस्टमर सर्विस में लोगों को, खासकर फिलिपीनी महिलाओं को, फोन पर रोते बिलखते सुना है। ये तो बहुत दुखद है। और अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करे, जैसे ऑनलाइन नेगेटिव रिव्यू लिख दे, यहीं पर बात और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। स्रोत के मुताबिक दुबई में ऐसी कंपनियों के खिलाफ नेगेटिव रिव्यू लिखना या आवाज उठाना बहुत रिस्की हो सकता है।
रिस्की मतलब उन्होंने बताया कि एक भारतीय महिला ने ऑनलाइन नेगेटिव रिव्यू लिखा तो उस पर 30,000 दिरहम का जुर्माना लगा दिया गया। 30,000 दिरहम बस एक रिव्यू के लिए? हाँ, और साथ में ट्रैवल बैन भी लगा दिया। एक और महिला थी, उन्होंने भी नेगेटिव रिव्यू लिखा और दूसरों को जागरूक करने की कोशिश की। उन पर 25,000 दिरहम का जुर्माना, ट्रैवल बैन और यहाँ तक कि उन्हें पब्लिकली अरेस्ट भी किया गया। अरे बाप रे, ये तो धमकाने वाली बात हो गई। बिल्कुल। और स्रोत का ये भी दावा है, हम इसे कंफर्म या डिनाई नहीं कर रहे, सिर्फ जो उन्होंने बताया वो बता रहे हैं कि इन बिजनेसेस को शायद लोकल सपोर्ट भी हासिल है। हाँ। उन्होंने कहा कि शेखों के सपोर्ट से चल रहे हैं। ये तो मामला बहुत पेचीदा और डरावना है। मतलब न्याय पाना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, ऐसा ही लगता है। तो फिर लोग खुद को बचाएं कैसे, क्या करें? देखिए, सबसे जरूरी है सतर्कता। हाँ। स्रोत ने कुछ साफ चेतावनियां दी हैं। जैसे कि? पहली, पब्लिक प्लेस में किसी अनजान को अपनी पर्सनल जानकारी जैसे फोन नंबर वगैरह यूं ही ना दें किसी फॉर्म कर। सही। दूसरी, ट्रैवल इंडस्ट्री में अगर कोई डील इतनी अच्छी लगे कि यकीन करना मुश्किल हो तो उस पर यकीन ना करें, भारी डिस्काउंट के झांसे में ना आए। बिल्कुल, टू गुड टू बी ट्रू वाली बात। एग्जैक्टली। और तीसरी और सबसे जरूरी, दुबई में या कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना ठीक से पढ़े और समझे साइन ना करें, बिल्कुल नहीं। ये सलाह तो खास तौर पर प्रवासियों के लिए बहुत जरूरी है, जो शायद नए माहौल में ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जानकारी की कमी या अपनी अस्थायी स्थिति की वजह से वो शायद आसान टारगेट बन जाते हैं। और जैसा स्रोत ने बताया, अगर बाद में न्याय पाना इतना मुश्किल है तो पहले से ही बचाव करना वो सबसे अच्छा तरीका है। सच में ये घोटाला बहुत ही ऑर्गेनाइज लगता है। सावधान रहना ही एकमात्र उपाय है। स्रोत का धन्यवाद कि उन्होंने ये जानकारी साझा करने की हिम्मत दिखाई, खासकर जब वो कहते हैं कि उन्होंने ये बौद्ध धर्म के मूल्यों और दूसरों की मदद करने की इच्छा से किया है। हाँ बिल्कुल, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाता है। अगर जैसा स्रोत बता रहे हैं कि पीड़ितों के लिए सिस्टम के अंदर न्याय पाना इतना मुश्किल है, तो क्या कम्युनिटी लेवल पर कुछ किया जा सकता है? मतलब क्या प्रवासी समूह, दोस्त या जानने वाले लोग आपस में जानकारी शेयर करके, एक दूसरे को पहले से आगाह करके ऐसे स्कैम्स का शिकार होने से पहले ही एक दूसरे को बचा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।